नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में यह बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, मराठा आरक्षण पर सभी दल एक मत हैं। हिंसा की सभी दलों ने निंदा की है। कानून व्यवस्था पर जरूरी कदम उठाएंगे। स्थायी मराठा आरक्षण के लिए गंभीर प्रयास, सभी कानूनी पहलुओं पर विचार भी होगा। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर इस समय महाराष्ट्र में कई जगहों पर प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर सभी दल जो हैं वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं, एक मत नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस आरक्षण को लेकर गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं। सीएम शिंदे की अध्यक्षता में आज ये बड़ी बैठक हुई है मराठा आरक्षण को लेकर। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। हिंसक घटनाओं के बाद अब सरकार अलर्ट मोड पर है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में उद्धव गुट को न्योता नहीं मिला, जिससे उद्धव गुट अब भड़का हुआ है। महाराष्ट्र सरकार पर उद्धव गुट के नेताओं ने आरोप लगाए हैं। सर्वदलीय मीटिंग में उद्धव ठाकरे गुट को नहीं बुलाया गया। उद्धव ठाकरे का सामना करने में इनको दिक्कत है, उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। वहीं सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेताओं को न बुलाए जाने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं है, ये गैर संवैधानिक सरकार है और जो ये गैर कानूनी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी और पार्टी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की, उद्धव ठाकरे का सामना करने में इनको दिक्कत तो आएगी ही। साथ ही साथ मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है, उनके पास इन सवालों के जवाब भी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। जिन्होंने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी पक्ष के प्रमुख हैं उद्धव साहब ठाकरे जी, उनके साथ गद्दारी की, तो उनका सामना करने में इनको दिक्कत तो आएगी ही। और साथ ही साथ मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो समर्थन उद्धव जी ने दिया है, और वो भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्णय होना चाहिए, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने इस तरीके का काम किया है। कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि गद्दार लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। मुख्यमंत्री जो गैर कानूनी मुख्यमंत्री है, एक सर्वदलीय बैठक बुला ली। वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नथुलाल को सभी को बुलाया गया, जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है, ना जनता का समर्थन है। ऐसे 20-25 लोग हैं जिनको बुलाया उस बैठक में। क्योंकि जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, जिस पार्टी ने महाराष्ट्र को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, हाँ, जिस पार्टी के कल तक 20 सांसद थे, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कल तक रहे, आप भी उस पार्टी में रहे मुख्यमंत्री जी, आज भी उस पार्टी के 16 विधायक और 6 सांसद हैं, आप उनको नहीं बुलाते ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में, जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज में, जिस पार्टी को समाज में समर्थन है, आप उनको नहीं बुला रहे। ये क्या चल रहा है? ये अपना व्यक्तिगत जो द्वेष है वो आप निकाल रहे, भड़ास निकाल रहे। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम, आज की बैठक अगर देखें तो बेहद अहम बैठक थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी सीएम शिंदे ने। बैठक का नतीजा क्या कुछ निकला?
देखिए अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र सरकार की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन ये लिया है कि सारे तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे थे सभी ने एक पेज पर हस्ताक्षर किए हैं। उसमें ये सहमति जताई गई है कि वो मराठा आरक्षण के समर्थन में। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि जल्द ही मराठा आरक्षण को लागू कर दिया जाए, लेकिन इस पे वो विचार विमर्श कर रहे हैं कैसे इसे लागू किया जाए, कैसे इसे अमल किया जाए, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। उसके साथ ही मनोज पाटिल जिनके समर्थन में मराठा आरक्षण को लेकर इस वक्त आंदोलन चल रहा है पूरे राज्य भर में, उन्हें ये कहा है कि उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी लागू कर दिया जाए। आप अब अपना अनशन छोड़िए, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त स्थिति बिगड़ चुकी है। जगह जगह बस फूके जा रहे हैं, विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति और खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़ जाए, इसी वजह से उनसे अपील की है कि आप अपना जो अपना अनशन है वो खत्म करिए, हम आपको आश्वासन देखें। एक हस्ताक्षर उन्होंने साइन करवाए। तमाम जो लोग इस वक्त वहां पहुंचे थे, शरद पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ऐसे तमाम अन्य विधायक जो इस वक्त सरकार में है, जिन लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, उनके हस्ताक्षर किए। तो ऐसे में ये अब सरकार बैकफुट पे कहीं न कहीं आते हुए नजर आ रही है और कहीं न कहीं आश्वासन देती है कि अब हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन, हम आपकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने ये भी बात स्पष्ट कर दी है कि वो किसी विशेष सत्र को बुलाने के प्लान में नहीं है, लेकिन अब की तस्वीरें साफ हो चुकी है कि जल्द ही महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को सरकार जो है पूरी तरह से लागू कर दी। लेकिन इस बीच इस बैठक में उद्धव ठाकरे गुट के कोई नेता नहीं पहुंचे। अब उद्धव ठाकरे गुट जो है वो भड़का हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभिषेक जी तो ये एक विधायक वो जो जानकारी सामने आ रही है कि वो इस मीटिंग में जो है पहुंचे थे, लेकिन अब जो इससे पहले जब मीटिंग शुरू हुई थी तब न्योता नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में जब ये मामला मीडिया में आया, प्रियंका चतुर्वेदी हो या संजय राउत ने जब सवाल उठाए, तो एक विधायक सुनील प्रभु जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे हुए दिखाई थे। लेकिन एक सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली इस मीटिंग में तस्वीर हुआ है कि शरद पवार दिखाई दिए, लेकिन उनके भतीजे अजित पवार इस मीटिंग से गायब थे। तो आप सोच सकिए कि अब महाराष्ट्र में किस तरह से अगर मीटिंग का दौर शुरू होता है तो तस्वीरें किस तरह से होती है। देखिए उद्धव ठाकरे बड़े नेता हैं, उनको नेता दिया जाना चाहिए, तो उनको बुलाना चाहिए था कि आप मीटिंग में आइए, आपका विचार विमर्श होना जरूरी है। लेकिन उद्धव ठाकरे को छोड़कर बाद में एक सुनील प्रभु जो विधायक थे उनको बुलाया जाता है, लेकिन अजित पवार इस मीटिंग से गायब रहते हैं। तो ये बड़ा ही दिलचस्प है कि उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं मिलता है, उसके बाद अजित पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो मीटिंग में नहीं पहुंचते, और मुद्दा जब ऐसा हो जब महाराष्ट्र में कई जगहों पर आगजनी देखने को मिल रही है और मराठा आंदोलन आज से नहीं लंबे समय से चला आ रहा है। देखना अहम होगा कि ये किस दिशा में बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास अब मांस नहीं बिकेगा। मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर ही मीट के शॉप खुलेंगे। 150 मीटर के दायरे में मीट बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। नई लाइसेंस पॉलिसी को एमसीडी ने मंजूरी दे दी है। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। मीट व्यापारियों ने नई लाइसेंस पॉलिसी का विरोध भी किया है। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचे जाने पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या शमशान घाटों से 150 मीटर का जो दायरा होगा उसमें मीट की दुकानें अब नहीं खुलेंगी। इस नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। नमित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नमित, ये तो एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसका भी विरोध शुरू हो गया। देखिए दरअसल दिल्ली के अंदर एमसीडी की कल जब सदन की बैठक हुई थी तो उसमें 58 प्रस्तावों को पेश किया था, उसमें से 54 प्रस्ताव पास हो गए थे। उसमें से एक प्रस्ताव ये भी था कि नई जो मीट शॉप की पॉलिसी है उसमें जो जिनको नए लाइसेंस मिलेंगे या फिर जिनका लाइसेंस रिन्यू होगा उसमें ये जोड़ा गया कि जितने भी धार्मिक स्थल है उसके 150 मीटर के दायरे में मांस मीट की दुकान नहीं खुलेगी, चाहे चिकन मटन की दुकान हो या फिर मछली की दुकान हो। हालांकि इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो मस्जिद है उसके आसपास यानी कि 150 मीटर के दायरे में पोर्क की दुकान बिल्कुल नहीं खुल सकती। हालांकि वहां पर चिकन मटन की दुकान खुल सकती है 150 मीटर के दायरे में भी, लेकिन उसके लिए आपको मस्जिद के इमाम और जो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी होती है
उनसे परमिशन लेनी होगी। उसके बाद आप 150 मीटर के दायरे में भी चिकन मटन की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन परमिशन लेनी अनिवार्य होगी। लेकिन दूसरे अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें, खासतौर पर मंदिर, गुरुद्वारा या फिर शमशान घाट, उसके 150 मीटर के दायरे में पूरी तरीके से मांस मीट की दुकान को प्रतिबंधित किया गया है। और ये क्योंकि लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसी वजह से ये कड़ा फैसला एमसीडी की तरफ से लिया गया है। यानी कि नमित, अगर मस्जिद के आसपास अगर को आपको मीट की शॉप खोलनी है तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेकर के मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में खोल सकते हैं। देखिए, इसमें भी दो पहलू हैं, क्योंकि मस्जिद के आसपास अगर पोर्क यानी सुअर की मीट की दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो उस पर तो पूरी तरीके से पाबंदी है। लेकिन चिकन, मटन या फिर फिश की दुकान अगर आपको 150 मीटर के दायरे में खोलनी है मस्जिद के आसपास, तो उसके लिए आपको जिस मस्जिद के आसपास आपको दुकान खोलनी है वहां के मस्जिद के इमाम से परमिशन लेनी है। साथ ही साथ जो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है वहां से भी आपको अप्रूवल लेना होगा, उसी के बाद आप शॉप खोल सकते हैं। लेकिन बाकी जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है वहां के आसपास उसके 150 मीटर के दायरों में तो आप कुछ भी नहीं खोल सकते हैं। किसी की भी परमिशन अगर आप लेंगे फिर भी आपको दुकान खोलने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये एमसीडी की तरफ से बड़ा फैसला है। हालांकि दिल्ली के अंदर कल जब ये सदन से पास हुआ प्रस्ताव, उसके बाद कई जो मीट शॉप के दुकानदार थे उन्होंने कई जगह ऐतराज भी जताया। लेकिन अब जो ये फैसला है ये लागू हो गया है। ऐसे में जो लोगों की धार्मिक आस्था है, जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ठेस ना पहुंचे। क्योंकि कई जगह हमने देखा है दिल्ली के अंदर के धार्मिक स्थलों के आसपास ही चिकन मटन की दुकानें खुली हुई थी, मांस मीट की। उसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है। दिल्ली में बीजेपी तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है। तेलंगाना में महज 53 उम्मीदवारों के नाम अभी तक घोषित हैं। वहीं इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जी किशन रेड्डी, सुनील बंसल, प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बैठक खत्म हो गई है। तेलंगाना चुनाव को लेकर यहां चर्चा की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। तेलंगाना कोर ग्रुप की यह बैठक थी जहां तेलंगाना चुनाव को लेकर आज चर्चा की गई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी, बैठक खत्म हो गई है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, करीब 2.5 घंटे से ऊपर ये बैठक चली बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सुनील बंसल और जो बाकी जो नेता हैं वो मौजूद थे। एक तरीके से कहा जाए तो पूरा जो तेलंगाना कोर ग्रुप है वो मौजूद था, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी हो या फिर संजय बंडी हो, तरुण चुग हो, ये सारे लोग मौजूद थे। 119 सीटों पर जो चर्चा हुई, इससे पहले देखिए अगर बात की जाए तो कई उम्मीदवार, 53 उम्मीदवारों की जो सूची है वो आ चुकी है। पहले 52 लोगों की सूची आई थी, उसके बाद एक नाम अनाउंसमेंट किया गया था, उसके बाद 119 में से 53 सीटों पर अनाउंसमेंट हो गया है। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं हमारे कि इस जो पूरे 119 सीट है तेलंगाना में, उसमें से 8 से 10 सीटें जो हैं वो जनसेना पार्टी यानी पवन कल्याण की पार्टी को दिया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए तो जो गठबंधन था उसमें 8 से 10 सीटों को पवन कल्याण को दिया जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि क्या जी किशन रेड्डी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जी किशन जो रेड्डी हैं वो सांसद बने रहेंगे, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारे पास सोर्सेस के हवाले से खबर आई है। पर जिस तरीके से अगर बात की जाए, लगातार जो बीजेपी और तेलंगाना को लेकर बैठक कर रही है, देखिए आज शाम केंद्र चुनाव समिति की बैठक है जिसमें तेलंगाना और राजस्थान दोनों राज्यों की चर्चा होगी। उसके बाद ही अगर बात की जाए तो कल 12 बजे के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा अभिषेक की जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी तो कौन कौन से नाम है जिन पर फाइनल होती है लिस्ट। तो यानी कि आज लिस्ट की संभावना ना के बराबर है।
बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो कोर ग्रुप के बाद जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक होती है उसके बाद ही लिस्ट आती है। पर हालांकि क्योंकि देर शाम क्योंकि केंद्र चुनाव समिति की बैठक है और कितनी लंबी चलेगी ये देखने वाली बात होगी, पर जब भी लिस्ट आती है वो एक दिन बाद आती है। हालांकि अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर बात की जाए तो टाइम कम होता है तो उसी दिन रात को मेल कर दिया जाता है। पर उम्मीद है कि कल ये जो लिस्ट है वो 12 बजे के बाद कभी भी बीजेपी घोषणा कर देगी कि इन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो बस ये देखना है। राजस्थान में बड़ी टफ लड़ाई है। देखिए राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी कल 2:30 बजे तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी, उस पर चर्चा चली थी। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में जो है वो लगातार जो सीटें हैं और खासकर जो उम्मीदवारों को लेकर जो है घमासान जो है लगातार हो रहा है। और इन्हीं को लेकर आज जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी तो ये सारे जो घमासान है उसको खत्म कर दिया जाएगा और उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कल कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, तो आप नजर बना करके रखिए दीपक। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की मदद से बने 3 परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश की सफलता को मनाने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 9 वर्षों में जितना काम किया गया है उतना कई दशकों में नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और मैरीटाइम एग्रीमेंट किया गया। दोनों देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष बल दिया। 3 नए बसों की सेवा शुरू की गई। पिछले कई सालों में 3 रेल सेवाएं भी शुरू की गई हैं। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है। दीपावली से पहले सीएम केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। सफाई कर्मचारियों को केजरीवाल ने सौगात दी है। 5000 कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया है। एमसीडी सरकार में पहले भ्रष्टाचार था, यह कहा अरविंद केजरीवाल ने। सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने। दीपावली से पहले एक बहुत बड़ी सौगात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों को दिया है। कल नगर निगम की सदन की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रस्ताव पारित करके ये मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। तरह तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाता था।
15 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी जिसने सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज से दिल्ली में डीजल बसों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर से आने वाली बसों पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ BS6 कैटेगरी की बसों को ही एंट्री मिलेगी। CNG और इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री जारी रहेगी। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी की जाएगी। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बेहद सख्त फैसला लिया है। इसे देखते हुए दिल्ली में आज से एनसीआर से आने वाली BS3 और BS4 बसों पर रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से अब लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतें आ रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला यह लिया गया है कि डीजल की जो बसें हैं वो दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। सिर्फ BS6 बसों को ही एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें चलती रहेंगी, एज यूजुअल चलती रहेंगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।